जो फ्लार नाम का ये असैसिन दुनिया के सबसे खतरनाक किलर्स में से एक है, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि उसे ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें वो सिर्फ 3 महीने ही जिंदा रह पाएगा। इसलिए जो अपनी मौत को यादगार बनाने के लिए यूरोप के सभी असैसिन गैंग्स को हायर करता है ताकि वो उसे मार दें। कहानी की शुरुआत होती है इस विशाल कदकाठी वाले इंसान से जिसका नाम है जो। सूट देखकर ये मत सोच लेना कि वो कोई आम आदमी है, क्योंकि जो है यूरोप का सबसे खतरनाक हिटमैन। इस ओपेरा हाउस में जो आया है एक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग मिशन पर, आज उसे मारना है हंगरी का सबसे बड़ा गैंगस्टर। इसलिए जो अपने कूल स्टाइल में सबसे पहले उस गैंगस्टर के बॉडीगार्ड्स को ऊपर भेजने लगता है। यहाँ जो जिस स्टाइल में उन्हें मारता है उसे देखकर तुम आसानी से समझ सकते हो कि जो किस लेवल का असैसिन है, जो टपाटप सबको खत्म करके असली बॉस के पास पहुंचता है। वो माफिया उस वक्त आराम से ओपेरा का डांस देख रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसकी जिंदगी का टाइम अब आखिरी पड़ाव पर है। वो जो से 10 सेकंड का समय मांगता है, लेकिन जो बिना कोई मौका दिए साइलेंसर लगी गन से एक हेडशॉट मारकर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर देता है। इतने में उस माफिया के बॉडीगार्ड्स और वहां के सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी होने लगती है। इससे पूरे ओपेरा हॉल में अफरा तफरी और पैनिक फैल जाता है। उस ओपेरा में जो डांस कर रही थी उसका नाम था मेज। हंगामे और भगदड़ में वो भी बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन भीड़ की धक्का मुक्की में गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन हमारे असैसिन को न जाने क्यों मेज को देखकर उस पर दया आ जाती है, इसलिए वो खुद अपने हाथों से मेज को बाहर सुरक्षित निकाल कर लाता है। मेज जो कि इस दयालुता को देखकर उसका शुक्रिया अदा करती है। पहली बार किसी से इस तरह की कृतज्ञता पाकर जो को अंदर से अजीब सा अच्छा लगता है। लेकिन गिरने के दौरान मेज का फोन भी नीचे गिर गया था, जिसे जो ने उठा तो लिया था मगर उसे वापस देने का ख्याल ही नहीं रहा। अगली सुबह जो फिर से मेज के पास जाकर उसका फोन लौटा देता है, वहाँ दोबारा जो को देखकर मेज इस बार उसे डिनर पर इनवाइट कर देती है। आखिरकार जिसने उसकी जान बचाई है वो एक डिनर तो डिजर्व करता ही है ना। इसलिए मेज उसे अपना फोन नंबर देती है, जो उसे रख तो लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाद में वो उस नंबर को डस्टबिन में फेंक देता है। तो यहाँ से तुम समझ ही गए होगे कि किसी हिटमैन की लाइफ में लड़कियों का इन्फ्लुएंस होना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन अचानक जो के दिमाग में कुछ बदल जाता है, वो उस नंबर को फिर से उठाकर अपने घर ले आता है। कहते हैं ना, कभी कभी एक स्पेशल मुलाकात से पत्थर दिल इंसान के अंदर भी प्यार की भावना जाग जाती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ जो के साथ। मैं इसकी क्यूटनेस और चार्म ने इस खतरनाक हिटमैन को भी हिला दिया। अब वही डरावना जो बच्चों की तरह बार बार सोचने लगता है कि क्या लिखकर मेज को टेक्स्ट करे। मतलब इंसान जब प्यार में पड़ता है तो ऐसा ही होता है। आखिरकार जो और मेज डिनर और डेट्स के जरिए एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही देते हैं। इसके बाद से जो अपने मारकाट वाले असैसिन कामों के साथ साथ मजे से मेज के साथ रोमांस भी करने लगा है। दिन में वो लोगों की खोपड़ी उड़ाता और रात को मेज के साथ प्यार मोहब्बत में डूब जाता। ऐसे ही उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक जो की तबीयत बिगड़ने लगती है। कुछ दिनों से वो बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसे तेज सर दर्द होने लगा और आंखों के सामने धुंधला धुंधला दिखने लगा। इस वजह से जो अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाकर कई सारे टेस्ट और डायग्नोसिस कराता है। डॉक्टर उसे बताता है कि फाइनल रिपोर्ट आने में 2-3 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन उस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर जो अब अपने मेंटर जावियर से मिलने निकल पड़ता है। जावियर बचपन से ही जो को अपने पास रखकर बड़ा करता आया था, साथ ही वही जो के सारे किलिंग मिशंस का कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर भी था। वहाँ जो उसे बताता है कि वो एक डांसर से प्यार कर बैठा है और अब बहुत जल्दी इस असैसिन की लाइफ से रिटायर होकर हैप्पी लाइफ जीना चाहता है। ये सब सुनकर जावियर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में इमोशनल अटैचमेंट बहुत बड़ी कमजोरी मानी जाती है। लेकिन चूंकि जो ने रिटायर होने का डिसीजन ले ही लिया था, इसलिए जावियर भी इस पर हामी भर देता है। इसी के चलते अगले दिन रात को जो के बर्थडे पर मेज के फैमिली के साथ जावियर की भी मुलाकात होती है। वहीं उनकी शादी की बात लगभग फाइनल हो जाती है, मगर ठीक उसी पल से शुरू हो जाता है एक बुरा दौर। इधर अचानक जो के पर्सनल डॉक्टर का कॉल आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसका ब्लड रिपोर्ट आ चुका है और उसे तुरंत आकर मिलने की जरूरत है। जो जैसे ही वहां पहुंचता है, डॉक्टर उसे शॉकिंग न्यूज देता है। उसे सिजारी नाम की एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसकी अब तक कोई इलाज मौजूद नहीं है। सीधी बात कहें तो उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर जो को यकीन ही नहीं होता। उसे तो बस सर दर्द और आंखों में धुंधलापन ही महसूस हो रहा था, बाकी सब नॉर्मल था। तो फिर इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई? डॉक्टर उसे समझाता है कि ये टेस्ट उन्होंने 3-3 बार दोहराए हैं और हर बार रिजल्ट एक ही आया है। ये सब बातें सुनने के बाद जो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। वो तो अभी अभी अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन अब उसे सब कुछ बेमानी लगने लगता है। फिर भी घर आकर वो इंटरनेट पर ढूंढने लगता है कि क्या इस बीमारी का कोई इलाज मौजूद है, लेकिन वहाँ भी कोई क्योर न पाकर आखिरकार जो अपनी किस्मत को मान लेता है। इसलिए सबसे पहले वो अपने पास रखे सारे
सारे हथियार इकट्ठा करता है और उन्हें पानी में फेंक देता है, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में इनकी कोई जरूरत नहीं रह गई थी। उसके बाद अपनी सारी जमा पूंजी लेकर वो अपने मेंटर जावियर के पास जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनकर जावियर उसे ढांढस बंधाता है और कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और भी बेहतर डॉक्टरों के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन जो बताता है कि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो पैसा वाला बैग जावियर के हवाले करके कहता है कि अगर मैं मर गया तो ये सारी चीजें तुम मेज को दे देना। साथ ही जो जावियर से एक मदद मांगता है, वो कहता है कि वो ऐसे धीरे धीरे मरना नहीं चाहता। मैं एक असैसिन हूँ, इसलिए मेरी मौत भी एक असैसिन जैसी होनी चाहिए। इसलिए तुम किसी और असैसिन को कॉन्ट्रैक्ट दे दो ताकि वो मुझे शांति से खत्म कर दे। ये सुनकर जावियर बिल्कुल राजी नहीं होता। वह उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, पर जो अपने फैसले पर अडिग रहता है। अब जब जावियर इस मामले में कोई मदद नहीं करता तो जो सीधा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजर मारियाना के पास चला जाता है, जो को अचानक सामने देखकर मारियाना हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके जैसे टॉप लेवल असैसिन का उसके पास आना ही बहुत बड़ी बात थी। और जब जो $2 मिलियन देकर अपनी ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कराने की बात करता है तो मारियाना पूरी तरह शॉक हो जाती है। असल में मारियाना और जो के बीच पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि जो ने उसके पिता को मार दिया था जब उसने असैसिन के रूल्स तोड़े थे। यही बदले की आग और पैसों के लालच में मारियाना डील फाइनल कर देती है कि वो जो को मारने के लिए किलर हायर करेगी। डील पक्की होते ही मारियाना यूरोप के सारे टॉप लेवल कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को जो को मारने का ऑफर भेजना शुरू कर देती है। लवडॉग नाम का ये स्नाइपर जो को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देखकर डर के मारे उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि हर कोई पहले से जानता है कि जो किस लेवल का टफ किलर है। इस रिजेक्शन के बाद मारियाना अब कोरियन गैंग और एक बाइकर्स गैंग को ये ऑफर भेज देती है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स अपनी जगह से ही बहुत खतरनाक माने जाते थे। कोरियन गैंग में 4 लोग थे जो समुराई की तरह हथियार चला सकते थे। वहीं बाइकर्स गैंग में 2 भाई थे जो अपनी बाइक के साथ किसी को भी आसानी से मार सकते थे। ये सारे सीन देखकर तुम आसानी से समझ ही गए होगे कि ये लोग किस लेवल के प्रोफेशनल हैं। लेकिन फिर भी जो के साथ पनपना इतना आसान नहीं होने वाला। इस बीच जो ने आज फाइनल डिसीजन ले लिया कि वो मेज के साथ ब्रेकअप कर देगा। जब मेज वहां आती है तो जो उससे कहता है, मेरे लिए तुम्हें शादी करना मुमकिन नहीं है, मैं वजह नहीं बता रहा, बस ये याद रखो कि मैं मजबूर होकर ये कर रहा हूँ। ये सुनकर मेज पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वो दूसरा कोई बहाना नहीं बनाती और एक आखिरी किस के जरिए जो को हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। इस बीच जो के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आज रात 12 बजे के बाद उसे असैसिनेट किया जाएगा, इसलिए जो अपने कमरे में बैठकर उस समय का इंतजार करता है। वहीं कोरियन और बाइकर्स गैंग पहले ही जो को मारने के लिए शहर के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो के दिल में बहुत दर्द है क्योंकि उसने मेज को बिना कुछ बताए दूर धकेल दिया था। इसलिए जो अपना फोन उठाता है और मेज को वॉइसमेल भेजता है, बताता है कि एक बीमारी की वजह से उसके पास अब सिर्फ 3 महीने ही बचे हैं, इसलिए वो खुद को मेज की जिंदगी से दूर कर रहा है। लेकिन इस बात के खत्म होते ही एक अनपेक्षित घटना घटित होती है, जो कि फोन पर डॉक्टर का कॉल आता है और जो डॉक्टर बताता है सुनकर जो का दिमाग पूरी तरह घूम जाता है। डॉक्टर बताता है कि किसी दूसरे मरीज की गलत रिपोर्ट उसके साथ गलती से बदल गई थी, मतलब जो पूरी तरह स्वस्थ है और उसे कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर बार बार सॉरी कहकर जो से माफी मांगता है, लेकिन अब माफी मांगने से क्या होगा। इतने में कोरियन गैंग पहले ही उसके घर पहुंच चुका है, जो समझ ही नहीं पा रहा कि क्या करे। तभी वो सबसे पहले मारियाना को कॉल करता है और कहता है, देखो मैं जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दिया था उसे कैंसिल कर दो, जरूरत पड़े तो कॉन्ट्रैक्ट का $2 मिलियन ले लो, लेकिन प्लीज इसे अब रोक दो। लेकिन मारियाना साफ कह देती है कि इस किलिंग गेम के रूल्स के मुताबिक एक बार कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो गया तो उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। मतलब तुम समझ ही गए होगे, जो अब एक ऐसी स्थिति में फंस गया है कि उसकी जान बचाना ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन जो है ही ऐसा, अब जब उसे पता चल चुका है कि उसकी कोई बीमारी नहीं है तो वो पूरी प्लानिंग करके बैठ जाता है किलर्स के लिए। कोरियन गैंग जैसे ही उसके कमरे में घुसता है, जो उन्हें दूसरे कमरे से बोलता है, भाई मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है, अगर अपनी जान बचानी है तो अभी यहीं से भाग जाओ। लेकिन कोरियन गैंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म न करना एक तरह की अपमानजनक बात है, इसलिए गैंग लीडर ऑर्डर देता है कि जो को खत्म कर दो। लेकिन जो जैसे ताकतवर असैसिन को मार पाना इतना आसान नहीं है, कोशिश कितनी भी कर लो। जो अपने कुनफू स्किल्स से उन्हें इतनी बर्बरता से मारता है कि देखकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। वो एक एक करके उन्हें हाथ पांव तोड़कर, सिर काटकर 2 हिस्सों में बांट देता है और पूरी तरह विदाई दे देता है। बेचारे कुछ समझ पाते उससे पहले ही इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन यहीं खत्म नहीं होता, उसके सामने अब बाइकर्स गैंग के 2 भाई आते हैं। उन्हें देखकर जो फिर से मेज को वॉइस मैसेज भेजता है। इस बार वो कहता है, मेज मैं एक बड़े खतरे में फंस गया हूँ, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, मैं तुम्हें कुछ पैसा भेज रहा हूँ, इसे लेकर तुम इस शहर छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। मैं वादा करता हूँ अगर मैं बचा रहा तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढूंगा। ये मैसेज भेजने के बाद बाइकर्स गैंग
गैंग के साथ एक लड़ाई शुरू हो जाती है। हालांकि पहले जो ने उन्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी, इसलिए जो को उन्हें मारना पड़ता है। फिर जो मारियाना को कॉल करता है और कहता है, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हारे भेजे हुए असैसिन अपने कीमती जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, अभी भी समय है, प्लीज इसे रोक दो, और अगर तुम नहीं रोकती तो मेरे द्वारा क्या हो सकता है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ये सुनकर मारियाना और भी गुस्से में आ जाती है। एक तो उसने गेम्स के रूल्स तोड़े थे, ऊपर से अपने पिता की हत्या का बदला लेने का जज्बा उसे और ज्यादा फ्यूरियस कर देता है। इसी वजह से वो अब यूरोप के हर देश के सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को अपने इस डील का मैसेज भेजना शुरू कर देती है। लेकिन इस बार वो प्राइज मनी और भी बढ़ा देता है, अपने $2 मिलियन से $4 मिलियन कर देता है। मतलब जो को मारने के लिए वो अब अपने पॉकेट से भी $2 मिलियन खर्च करने में हिचकिचाता नहीं। इतना बड़ा किलिंग ऑफर मिलते ही पूरे यूरोप में जैसे हलचल मच जाती है। पहली बार रिजेक्ट करने वाला लव डॉग भी जब इस नई प्राइज मनी को देखता है तो वो भी इस मिशन को पूरा करने के लिए राजी हो जाता है। इसी बीच स्कॉटलैंड के मैकेंजी ब्रदर्स के पास ये ऑफर पहुंचता है। ये दोनों भाई इतने खतरनाक फाइटर थे कि उनके सामने कोई कभी भी खड़ा नहीं हो सकता था। इतने बड़े जैकपॉट पाकर ये दोनों खुशी में नाचने लगते हैं। फिर इंग्लैंड की द पार्टी गर्ल्स दिखाई देती हैं। ये खूबसूरत और छुप छुप कर घूमने वाली लड़कियां थीं। टारगेट चाहे कोई भी हो, चालाकी से उनका गला काटकर नीचे गिराना ही उनका एकमात्र काम था। जब इनके पास भी ये $4 मिलियन का ऑफर पहुंचता है तो हंसते खेलते ये लोग भी जो को मारने निकल पड़ते हैं। इसी बीच स्पेन से एक किलर बोतास को हायर किया जाता है। उसका किलिंग स्टाइल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। बोतास को डांस के माध्यम से लोगों को नाचते नाचते खत्म करना बहुत पसंद था। जब वो जो का कॉन्ट्रैक्ट देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि हजारों में भी जो उसके लिए आइडल जैसा था, लेकिन इस लाइन में पैसों से बड़ा कोई आइडल नहीं होता। इसलिए बाकी लोगों की तरह बोतास भी निकल पड़ता है जो को खत्म करने। इसके बाद जो अपने मेंटर जावियर से मिलने आता है। सब कुछ बताते ही जावियर कहता है, मैं जानता था कि ये गलती तुम करोगे, अब इससे बचने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं है। जो तब जावियर से कुछ आर्म्स मांगता है, क्योंकि अगर उसके पास एक रिवॉल्वर होता तो सामने चाहे कितने भी खतरनाक गैंग क्यों ना आए, वो सबको आसानी से मार सकता था। लेकिन जावियर बताता है कि उसके पास तो एक खिलौना पिस्टल भी नहीं है, क्योंकि अब वो इस लाइन में कभी वापस नहीं आएगा और इसलिए सब कुछ छोड़ चुका है। उसके पास अब सिर्फ कुछ एक्सप्लोसिव और ग्रेनेड बचे हैं। तो अब जो सोचता है कि अब क्या किया जाए, वो अपने पास मौजूद कुछ एक्सप्लोसिव्स का इस्तेमाल करके प्लान बनाता है। उसका प्लान ये है कि सारे गैंग्स को एक निश्चित जगह पर बुलाया जाए, जहां वो पहले से ही उनका इंतजार करेगा। इसके अनुसार दोनों मिलकर काम पर लग जाते हैं। इसी बीच जो को मारने शहर में सबसे पहले लव डॉग पहुंचता है। मारियाना उसे फोन करके बताती है कि जो अब बहुत अनबिवेबल हो गया है और कई लोग पहले ही उसे मारने में असफल हो चुके हैं। मारियाना बताती है कि जो की एक गर्लफ्रेंड भी है, अगर उसे रोका जाए तो जो को आसानी से काबू किया जा सकता है। ये कहकर वो जो की गर्लफ्रेंड की फोटो लव डॉग को भेज देती है। साथ ही मारियाना उससे एक रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती है कि उसका एक कजिन इस बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इसलिए उसे थोड़ी रियल लाइफ ट्रेनिंग दी जाए। लेकिन थोड़ी ही देर में लव डॉग को समझ में आता है कि ये कजिन पूरी तरह बेकार है। उसके पास सिर्फ अपने पिता का पैसा है और एक असैसिन बनने के लिए जरूरी कुछ भी नहीं है। उल्टा ये कजिन लव डॉग को इतना परेशान करता है कि अगर मारियाना उसे रोक न रही होती तो ये उसे मार ही देता। लेकिन इतना बेवकूफ होने से क्या होगा, उसने एक बड़ा काम कर दिया। वो अपनी गाड़ी ऐसे जगह पर रोक देता है जहां लव डॉग मेज को देख लेता है। मेज पहले ही पैसे लेकर इलाके से भागने का प्लान कर रही थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि आखिरी ही पल में उसे लव डॉग के सामने पकड़ना पड़ता है। इसी बीच मारियाना को पता चलता है कि जो सभी को ट्रैप में फंसाने के लिए प्राग के एक माउंटेन कैसल में है। इसका मतलब ये है कि जो को मारने के लिए सिर्फ असैसिन हायर करना पर्याप्त नहीं होगा। अब उसे मारने का एक ही तरीका बचता है, आर्मी और स्पेशल फोर्स। इसलिए वो एक प्लाटून मर्सनरीज को भी इस मिशन को पूरा करने के लिए रेडी रहने को कह देती है। इतने में सारे असैसिन अपनी अपनी जगहों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके हिस्से में क्या होने वाला है। इसी बीच लव डॉग मेज से कह देता है कि आज तुम्हारी इस हालत के लिए सिर्फ जो जिम्मेदार है। साथ ही वो बताता है कि जो इस दुनिया के सबसे बड़े लेवल के किलिंग मशीन में से एक है। ये सुनकर मेज को यकीन ही नहीं होता। उसे बहुत दर्द होता है ये सोचकर कि जो ने उसे ये सब बातें क्यों नहीं बताई। इसी बीच जो उस कैसल में घुसता है और अपने पास मौजूद एक्सप्लोसिव्स से डरावने ट्रैप्स बनाने लगता है। जो पहले से ही इन गैंग्स को जानता था, इसलिए वो अच्छे से जानता था कि कौन सा गैंग उसे किस स्टाइल में मार सकता है और उन्हें कैसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। इसके अनुसार जो सब कुछ सेट कर देता है और अपने गेस्ट्स का इंतजार करने लगता है। अब उसी अनुसार कैसल में सबसे पहले मैकेंजी ब्रदर्स पहुंचते हैं। उनकी हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था कि ये आसानी से जो को खत्म कर देंगे। इसलिए हंसते खेलते जब वो कैसल में घुसते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जो असल में क्या चीज है। जो पहले ही उन्हें ग्रेनेड मारकर वेलकम कहता है। इसके बाद आमने सामने आते ही हमेशा की तरह जो उन्हें फाइनल वार्निंग देता है और उनकी जान बचाने के लिए कहता है। लेकिन कौन सुनता है किसी की। जब मैकेंजी ब्रदर्स जो पर हमला करते हैं तो जो अपनी फाइटिंग स्किल्स से उनके साथ लड़ता है। हालांकि दोनों काफी अच्छे फाइटर थे, लेकिन आखिरकार जो एक भाई को फांसी पर लटका देता है। दूसरे को खत्म करने के समय द पार्टी गर्ल्स वहां हमला कर देती हैं। ये फायरिंग में एक्सपर्ट
थी। भाग्यशाली ये कि जो के पास मैकेंजी ब्रदर्स का गन था, इसलिए वो उसे इस्तेमाल करके थोड़ी फाइट बैक करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जो ने पहले से ही ट्रैप तैयार कर रखा था, वो बिल्कुल सही समय पर काम आ जाता है और इसी वजह से एक बहुत बड़े विस्फोट में एक आदमी पलों में उड़ जाता है। फिर जो उसे पकड़कर उसके पास से एक ग्रेनेड एक्टिव कराकर बाकी लोगों की ओर भेज देता है और वो भी उड़ जाता है। लेकिन इनके कहानी खत्म होने से पहले ही वहां पहुंचता है द डांस बॉय बोतास। वो पहले सिर्फ 1 सेकंड का वक्त मांगता है कि अपने हेडफोन में गाना चालू कर सके। मतलब तुम समझ ही गए होगे कि बोतास किस लेवल का साइको है। हेडफोन में गाना लगाते ही शुरू होती है एक हाई लेवल की फाइट। एक तरफ विशालकाय जो और दूसरी तरफ सालसा डांसर बोतास। दिखने में ज्यादा मस्कुलर नहीं होने के बावजूद बोतास जो की ताकत का टेस्ट लेने लगता है, लेकिन आखिरकार जो अपने एक्सप्लोसिव ट्रैप में बोतास को भी फंसा देता है और उसे चूर चूर कर देता है। इस तरह 3 गैंग्स को खत्म कर देने के बाद भी सबसे खतरनाक किलर लव डॉग अभी बाकी था। लेकिन लव डॉग को पता चलता है कि इस तरह जो को उसके सेटअप किए गए ट्रैप में मार पाना नामुमकिन है। इसलिए अब वो मेज का फोन लेकर गाड़ी से उतरता है और उस बेवकूफ को कहता है कि वो मेज की सुरक्षा करे। फिर मेज के फोन से जो को कॉल करता है और कहता है, भाई मैं तुम्हें इस तरह मारना नहीं चाहता, बस तुम मेरे साथ एक डील करो, मैं मेज को छोड़ दूंगा, इसके बदले में तुम मुझसे सरेंडर कर दोगे। ये सुनकर जो कहता है, ठीक है, अगर इसके बदले में मेज आजीवन फ्री हो जाए तो मैं इस डील के लिए राजी हूँ। इस तरह डील पूरी करने के दौरान मेज देखती है कि ये सही मौका है उस बेवकूफ का फायदा उठाने का। इसलिए वो उस लड़के से कहती है कि उसका पैर थोड़ा फंस गया है, इसलिए उसे कुछ मिनटों के लिए अपनी गाड़ी से उतरना पड़ेगा। पहले तो वो इसे करने नहीं देना चाहता, लेकिन जब मेज प्लीज कहकर रिक्वेस्ट करती है तो वो मना नहीं कर पाता। नीचे उतरते ही मेज के हाथ में एक पेड़ की डाली आ जाती है और उसे इस्तेमाल करके वो उस बेवकूफ को ठंडा कर देती है। लेकिन यहाँ जो के लिए और भी खतरनाक चीजें इंतजार कर रही थीं। इतने में मारियाना के कहने पर 12 लोगों की एक एलीट फोर्स उस कैसल में पहुंच जाती है। अब 1-2 असैसिन तो ठीक थे, लेकिन इतने सारे आर्म्ड फोर्स के साथ जो अकेला सामना कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन इस टीम का कमांडर अंदाजा लगा सकता था कि अंदर जो पहले से ही सारे ट्रैप सेट कर बैठा है, इसीलिए वे कैसल के दूसरे दरवाजे से अंदर प्रवेश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अंदर जाकर देखता है, उससे उन्हें समझ ही नहीं आता कि जो ने यहाँ क्या सेट किया है। और ये सोचते सोचते जो का असली खेल उनके ऊपर शुरू हो जाता है। वो बहुत टेक्निकल तरीके से एक एक करके 5 एलीट कमांडर्स को मार देता है। फिर दूसरे दरवाजे से बाहर निकलते ही वो देखता है कि वहाँ लव डॉग उसका इंतजार कर रहा है। लव डॉग उसे आर्म्स फेंक कर सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन उसी समय मेज गाड़ी हाईजैक कर लेती है और उसे लव डॉग के ऊपर गिरा देती है। फिर जल्दी से जो को गाड़ी में उठाकर वह भागने लगती है, लेकिन तब तक मारियाना का ग्रुप पहुंच जाता है और उस गाड़ी को टारगेट करके फायरिंग करने लगता है। फिर भी मेज गाड़ी लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। गाड़ी के अंदर जो मेज से सभी चीजों के लिए माफी मांगता है, लेकिन यहीं जो को पता चलता है कि वो मेज के बच्चे का पिता बनने वाला है। असल में उस दिन मेज उसे ये खुशखबरी देना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही जो ने उससे ब्रेकअप कर दिया था। ये सब सुनकर जो कहता है, मैं वादा करता हूँ इसके बाद मैं कभी इस लाइन में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा एक स्वस्थ वातावरण में बड़ा हो। लेकिन इसी बीच अचानक मेज बेहोश हो जाती है, तो जो उसे चेक करता है और देखता है कि मेज के शरीर में पहले ही गोली लगी हुई है। इसके बाद वो उसे लेकर पास के एक चर्च में जाता है और वहाँ फादर से मदद मांगता है। खैर चोट इतनी गंभीर नहीं होने के कारण मेज का होश वापस आ जाता है, तो जो फादर से उनके लिए शादी करवाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन फादर बताता है कि बिना किसी विटनेस के वो शादी नहीं करवा सकता। इसके ऊपर वे खुद कैथोलिक भी नहीं है। तो फादर कहता है, अगर तुम मुझसे अपने जीवन के सारे अपराधों को कन्फेस करोगे तो मैं तुम्हें माफ करके शादी करवा दूंगा। इस पर जो राजी हो जाता है और फादर को अपने जीवन की सभी किलिंग्स के बारे में बताना शुरू कर देता है। जो के मुंह से इतनी सारी किलिंग्स सुनकर फादर लगभग बेहोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही शादी का काम शुरू होता है, वहाँ पहुंच जाता है लव डॉग और वो फायरिंग कर फादर के सीने को झाड़ देता है बेचारा। और कुछ सेकंड रह गए थे कि उनकी शादी भी पूरी हो जाती, लेकिन जो अपने ग्रेनेड को फेंक कर लव डॉग को कड़ी सजा देता है। पर स्थिति और ज्यादा इंटेंस करने के लिए वहाँ पहुंच जाती है वो एलीट फोर्स। इन्हें देखकर लव डॉग कहता है कि ये तो गेम्स के रूल्स के बाहर है, क्योंकि किसी भी असैसिन को कॉन्ट्रैक्ट मिशन में मर्सेनरीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन मर्सेनरीज बताते हैं कि वो 4 मिलियन के लालच में यहाँ नहीं आए हैं, क्योंकि उन्हें पहले ही अपने मिशन का पैसा मिल चुका है। अब ये दोनों ग्रुप्स यानी जो और मर्सेनरीज ये तय करने लगते हैं कि कौन किसे मारेगा, और इसी बीच शुरू होती है एक विशाल लड़ाई। लेकिन जो तय कर लेता है कि अब उसे इस खेल को फाइनल में खत्म करना है, तो वो अपनी सारी तकनीक लगाकर एक एक करके सभी कमांडो को धूल चटा देता है। दूसरी तरफ लव डॉग इन सब में फंसकर आखिरकार एक बड़े लोहे के पिंजरे के नीचे गिरकर मर
जाता है। लेकिन बिल्कुल अंत में जो लगभग कमांडर के हाथों मार दिया जाने वाला था, लेकिन समय रहते मेज अपने शॉटगन से उस कमांडर का सिर उड़ा देती है। अंततः सभी को मारकर जो इस बार का मिशन पूरा करता है और अपनी जान बचाता है। लेकिन अब भी किसी की सजा बाकी थी और उसे सजा देने खुद जावी वहां पहुंचती है। जावी उससे कहती है, तुमने इस गेम्स के रूल्स तोड़े, एलीट फोर्स लेकर आए, और फिर वो मारियाना को एक हेडशॉट मारकर पूरे नेटवर्क को शट डाउन कर देती है। अंत में सब कुछ खत्म होने के बाद उसी फादर के सामने मेज और जो की शादी पूरी होती है और इस तरह ये मूवी भी यहीं खत्म हो जाती है।